नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट 13वां है। इससे पहले हम लोगों ने 12 हिंदी का प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं। तो आप किसी भी प्रैक्टिस को अगर आप नहीं देख पाए हैं तो आप चैनल में जब जाएंगे तो आपको हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट और प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें सभी जो है कि सीरियल वाइज से 1 से लेकर सभी को एक सीक्वेंस में उसमें ऐड किया गया है। तो आप उसको देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना 13वां प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है कि भेजे मन भावन के उधव के आवन की सुधी ब्रज। उसके बाद है गावनी मैं पावक जबै लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है कि सूरदास है, कुंभन दास है, या नंददास है, या जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी वाला कि यह पंक्ति जो है सीधा सीधा इसकी रचना कौन किया है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया है। किस सन में इसको किस पंक्ति से लिखा गया है? कि यह उद्धव शतक में जो है 1900 यानी कि 1929 में इस पंक्ति को लिया गया है। इनकी प्रमुख और भी रचनाएं हैं, जैसे कि एक है कि इसको नोट कर देते हैं। एक है कि गंगावतरण, कौन सा? गंगावतरण एक है, और साथ ही साथ है एक है श्रृंगार लहरी। कौन सा? श्रृंगार एक लहरी इसकी इनकी एक है। और एक है हरिश्चंद्र। कौन सा? हरिश्चंद्र जो है हरिश्चंद्र इनकी जो है फेमस है। ये 3 जो है और रचनाएं हैं, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन चले तो दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का जो है कि विद्रोह कहा है? कौन सा? सूक्ष्म का विद्रोह किया। पहला है भारतेंदु युग, बी है भक्ति काल, और सी है रीति काल, और डी है छायावाद काल। देखिए डॉक्टर जो नगेंद्र ने इसको कहा है वो छायावाद को कहा है। किसके? छायावाद को जो है स्थूल के प्रति जो है स्थूल के प्रति किसके प्रति? स्थूल के जो है प्रति जो है इसको विद्रोह का जो है नाम दिया है। अगला क्वेश्चन है तीसरा है कि मेरी तिब्बत यात्रा। कौन? मेरी तिब्बत यात्रा यह किसकी है? पहला है श्री राम शर्मा है, बी है उसके बाद है बनारसी दास चतुर्वेदी है, सी है कि महादेवी वर्मा, और डी है राहुल संस्कृत्यायन। कौन है? राहुल संस्कृत्यायन। तो मेरी तिब्बत यात्रा जो है किसकी है? राहुल संस्कृत्यायन का यह है कि मेरी जो है यात्रा। तो इन्होंने अपनी जो है यात्रा के बारे में लिखा है। इन्होंने जो है कि यात्रा के बारे में 5 चरण दिए हैं। 5 चरण में जैसे कि मेरी जो है लद्दाख यात्रा, कौन सी? मेरी लद्दाख यात्रा इनकी जो है यात्राएं हैं। और इनका जो है किन्नर देश, कौन सा? इनका किन्नर देश है। साथ ही साथ है घुमक्कड़ देश। कौन सा? घुमक्कड़ देश से यात्रा के पन्ने एशिया के जो है भूखंड, जैसे कि दुर्भग जैसे भूखंड के बारे में इन्होंने बताया। तो यहाँ पे जो तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं कौन? राहुल संस्कृत्यायन हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है चौथा है कि किसी बात का गुण रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द होगा, मर्मज्ञ होगा, या सुविज्ञ होगा, या विद्वान होगा, या निगुण होगा। देखिए किसी बात का गुण रहस्य जानने के लिए मर्मज्ञ का प्रयोग किया जाता है। किसका? मर्मज्ञ का प्रयोग किया जाता है किसी बात या किसी जैसे जानबूझ या रहस्य के बारे में जानकारी के लिए। तो ए वाला इसका विकल्प सही हो जाएगा। अगला 5वां है कि हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? कौन सा? यहाँ पे कारक है कि हे राम। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कौन सा संबोधन का प्रयोग हुआ है। हे राम कौन सा? हे राम जो है यहाँ पे जो है आपको इस तरह का संबोधन का अगर प्रयोग होता है तो यहाँ पर संबोधन कारक होगा। कौन सा? संबोधन कारक होगा। आप जानते हैं कि जो कारक होते हैं वह हिंदी में 8 कारक होते हैं। कितने? हिंदी में 8 कारक हैं। आपको हम नोट कराते हैं। हिंदी में 8 कारक हैं। जैसे कि एक है कर्ता। कौन सा? कर्ता ने। कर्ता ने कर्म को। कौन सा? कर्म को। कर्ता ने कर्म को जो है करण से, करण जो है आपका से हो जाएगा, या के द्वारा जो है हो जाएगा करण से जो है कि इसको। उसके बाद है संप्रदान। कौन सा? संप्रदान। संप्रदान का है को के लिए है। अपादान है। कौन सा? अपादान है। अपादान से अलग होने के लिए, या संबंध के बात करने को संबंध का कार्य रे, इस तरह से इसको प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ अगर इसमें अधिकरण की बात करें तो अधिकरण में और पर होता है। कौन सा? में और पर का बात होता है। तो यहाँ पे 5वें जो प्रश्न है तो इसका संबोधन जो है आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6वां है कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? कौन सा? बुढ़ापा शब्द में पहला है जातिवाचक संज्ञा, बी है भाववाचक संज्ञा, और सी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इनमें से कोई नहीं। देखिए बुढ़ापा शब्द है, पहले सभी को समझते हैं कि जो जातिवाचक होता है ये जाति विशेष का जो है बोध होता है। यानी कि जैसे कि स्टूडेंट है, एक प्रकार की जाति का बोध हो रहा है, यानी कि एक समूह का बोध होगा। इस प्रकार जो है जातिवाचक जो है संज्ञा किया जाएगा। और साथ ही साथ जो भाववाचक होगा एक प्रकार का जो है भाव प्रकट करेगा उसमें, अर्थात यानी कि जो है कि ऐसे जो है कि जैसे बुढ़ापा हो गया तो यह एक प्रकार के भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। और साथ ही साथ अगर
किसी प्रकार का लड़कपन है या कह सकते हैं बचपन है, सुंदरता है, ये सभी जो है भाववाचक, यानी किसी भाव का बोध होगा तो उसे भाववाचक के अंतर्गत रखेंगे। और व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति विशेष की बात की जाएगी, जैसे कि जैसे कि नाम या किसी और के बारे में जो है चर्चा की जाए तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आप जानते हैं कि संज्ञा जो होती है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? इसके 5 भेद होते हैं। 5 भेद, यहाँ पर 3 भेद आपको दिया है, एक व्यक्तिवाचक, एक जातिवाचक, एक भाववाचक। साथ ही साथ एक होता है द्रव्यवाचक। कौन सा? द्रव्यवाचक। एक होता है समूहवाचक। कौन सा? समूहवाचक। कौन सा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये 5 प्रकार की संज्ञाएं हो गई। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला है 7वां क्वेश्चन है, उपकुल में कौन सा समास है? कौन सा? उपकुल में कौन सा समास है? या तो उपकुल भी लिखा रहता है, उपकुल में कौन सा समास है? पहला है द्वंद्व है या द्विगु समास है, सी है अव्ययी भाव समास है, डी है तत्पुरुष समास है। तो उपकुल जो होता है ये एक प्रकार का अव्यय का काम करेगा। यहाँ अव्यय होगा तो यहाँ पे अव्यय का मतलब है कि पूर्व पद जो है इसका जो है एक जो है पूर्व पद जो है प्रधान होगा और एक अव्यय का पद काम करेगा। तो यहाँ पे इसकी प्रकृति जो है अव्यय का कार्य करेगी, तो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत इसको लिखा जाता है। तो पहला पद आपका अव्यय हो गया, तो यहाँ पे अव्ययी भाव, उपकुल में उपधन कुल। तो इस प्रकार सी वाला जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन क्या है? वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कौन से? धातु के अंत में जोड़े जाते हैं तो उसे समास कहेंगे या अव्यय कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे या प्रत्यय कहेंगे। देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रत्यय। कौन सा? प्रत्यय हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए जब किसी अंत में, कौन सा? धातु या शब्द के अंत में आप जोड़ते हैं, कौन से अंत में अगर आप जोड़ते हैं तो वहाँ पर आपका होगा प्रत्यय। कौन सा? प्रत्यय होगा। जबकि अगर धातु के या उपसर्ग या शब्दांश के वाक्य से अगर पहले आप जोड़ते हैं तो वह उपसर्ग के अंतर्गत आएगा। कौन सा? उपसर्ग में पहले जोड़ा जाएगा और जो है प्रत्यय में जो है बाद में जोड़ा जाएगा। किसी भी शब्द हो या धातु के बाद में जोड़ा जाता है या कह सकते हैं अंत में जोड़ा जाता है तो वह प्रत्यय के अंतर्गत आता है। तो 8वें का जो है आपका डी वाला विकल्प सही है। देखिए अव्यय क्या होता है? अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कार्य इत्यादि की अगर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है तो वहाँ पे अव्यय क्या काम करेगा। और समास आप सभी जानते हैं जहाँ पर 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर किसी एक शब्द को बनाते हैं या समास कहते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रश्न 8वें का डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 9वां है कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? कौन सा? उपसर्ग। उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग मतलब आगे जो है शब्द को लिखना। पहला ऑप्शन है कि लिखाई है, बी है हानिकारक है और सी है उपकार है और डी है अपनापन है। कौन सा? अपनापन। देखिए उपकार जो होता है उपधनकार। कौन सा? उपकार। यहाँ पे उप जो होता है इसका उपसर्ग होता है। कौन सा? उप जो है उपसर्ग कार्य करेगा। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां है कि अवधि जो है खोपड़ी। कौन सा? अवधि खोपड़ी या कह सकते हैं आधी खोपड़ी जो है मुहावरा कौन सा होता है? मूर्ख होना और कुछ निर्णय ना कर पाना। और सी है किंग कर्तव्य मूढ़ और डी है कि झगड़ालू होना। देखिए अवधि खोपड़ी जो होता है वह मूर्ख होना। क्या? अवधि खोपड़ी का जो इसका मुहावरे का अर्थ होता है यह जो है कि मूर्ख होने का प्रवृत्ति होगी। जबकि किंग कर्तव्य मूढ़ का जो होता है यह इसका जो होता है अनिश्चय। कौन सा? अनिश्चयात्मक। कौन सा? अनिश्चयात्मक स्थिति के बारे में यह दर्शाता है। तो यह इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 11वां है त्यागपत्र उपन्यास के जो है उपन्यासकार। त्यागपत्र आपका उपन्यास है तो इसके उपन्यासकार कौन है? पहला है यशपाल हैं, बी है जैनेन्द्र है और सी है अज्ञेय है या उपेंद्र नाथ है। कौन सा? उपेंद्र नाथ अस्क। उपेंद्र नाथ अस्क हैं। देखिए यहाँ पे 11वां का जो हो जाएगा आपका जैनेन्द्र हो जाएंगे। कौन सा? जो है त्यागपत्र जो है जैनेन्द्र के द्वारा दिया गया है। त्यागपत्र जो है जैनेन्द्र के द्वारा दिया गया है। एक जो है कि स्त्री के जो है कि विद्रोही व्यक्तित्व का जो है इन्होंने चित्रण किया है। कौन सा? विद्रोही व्यक्तित्व। किसके? स्त्री के चरित्र का चित्रण किया है। तो यहाँ पे देखिए जैनेन्द्र ने और भी इसमें से जैसे कि प्रमोद है, शीला है, मुख्य इसके पात्र जो है कि त्यागपत्र के जो है पात्र इनको समझा जाता है। किसको किसको? एक है प्रमोद है, एक है शीला जो है और एक है इसमें और भी नोट कर लीजिए मृणाल। कौन सा? मृणाल जो है ये इसके जो है पात्र है। कौन है? त्यागपत्र के जो है इसके जो है मुख्य पात्र को निभाए हुए हैं। साथ ही साथ अगर देखा जो यशपाल हैं और जो है अज्ञेय हैं और यशपाल की देखें, यशपाल जो हैं इन्होंने क्या लिखा है कि इन्होंने लिखा है झूठा। कौन सा? झूठा सच है।
झूठा सच जो है यह यशपाल के द्वारा लिखी गई है। इनके द्वारा एक और जो है कृति है कि मेरी तेरी, कौन सा, मेरी तेरी जो है उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात जो है इनके द्वारा लिखी गई है यशपाल के द्वारा। और अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है, अज्ञेय द्वारा लिखा गया है कि शेखर एक जीवनी, कौन सा, शेखर एक जीवनी जो है इनके द्वारा है। नदी के द्वीप हैं, अपने अपने अजनबी हैं, तो ये जो है अज्ञेय के द्वारा लिखी गई है। त्याग पत्र आपको जो है बी वाला विकल्प सही है। तो यहाँ पे और भी सभी ऑप्शन को आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 12वां है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? कौन सा, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। पहला है गारसा द तासी है, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन है, सुनीत जो है कुमार चटर्जी हैं, धीरेन्द्र वर्मा है। कौन, धीरेन्द्र वर्मा। देखिए वर्नाकुलर जो है कि आपका कुलर लिटरेचर ऑफ जो है कि हिंदुस्तान है, यह जो है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन द्वारा जो है इसको लिखा गया है। तो यहाँ पे 12वां का आपका बी वाला विकल्प सही है। 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला है कि उसने मुझे पास आने के लिए कहा। कौन सा, आने के लिए कहा? उसने मुझे पास आने को कहा, और उसने मुझे पास आने को कहा। कौन सा, पास आने को कहा, मुझसे नहीं। यहाँ पे देखिए अंतर है, सब में कुछ न कुछ अंतर है। डी है कि उसने मेरे पास आने के लिए कहा। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य जो है आपका सी वाला हो जाएगा, उसने मुझे पास आने को कहा। कौन सा, उसने मुझे पास आने को कहा। तो यहाँ पे सी वाला इसका विकल्प सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 14वां है कि मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरबन गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कली मल दहन। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है जो है कि आपका कौन सा छंद है? सॉरी, कौन सा छंद है? तो सोरठा है या चौपाई है, दोहा है, बैरव है। कौन सा, बैरव है। यहाँ पे देखिए इस पंक्ति में जो है सोरठा है। कौन सा सोरठा है? सोरठा में आप सभी जानते हैं कि यह दोहे का जो है उल्टा कार्य करता है। सोरठा में जो होता है पहला, कौन सा, पहला चरण, कौन सा, पहला चरण और तीसरा चरण। पहला और तीसरे चरण में जो है आपका 11 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरा और जो है आपका चौथा चरण में जो है 13 मात्राएं होती है। तो यहाँ पे आप जो है इसको जब पढ़ेंगे तो आप इसमें आपको जो है 11 मात्रा आपको मिलेगी, साथ ही साथ 13 मात्राएं आपको पहले और तीसरे में मिलेगी, और दूसरे और चौथे में जो है आपको 13 मात्राएं मिलेगी। जबकि अगर दोहा की बात करें तो दोहा जो है इसका जो है अलग हो जाता है। दोहे में क्या होगा, उसमें पहले और तीसरे में जो है 13 मात्राएं मिलेगी, जबकि दूसरे और चौथे में जो है 11 मात्राएं मिलेगी। देखिए पहले आप एक को याद करिए, सोरठा को अगर आप ध्यान में रख लेते हैं तो आपको जो है दोहा ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। सोरठा का उल्टा दोहा होता है, दोहा का उल्टा सोरठा होता है। सोरठा को याद रखिए, पहले तीसरे में जो है 11 और जो है दूसरे और चौथे में जो है 13 मात्राएं हैं। तो इस प्रकार जो है 14 वाला क्वेश्चन का ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15वां है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है? कौन सा वर्तनी शुद्ध है? देखिए विशेष लिखा हुआ है, विशेष को जब हम लिखते हैं तो पहला ही ऑप्शन लग रहा है यहाँ पे सही है। तो विशेष को सबको ऐसा ही लिखा जाता है। इसमें विशेष में जो है बड़ा सा पे जो है एक मात्रा और खटकोट सा रहता है, तो विशेष इस प्रकार लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 16वां है कि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है क्या? नहीं लिखा है। देखिए यहाँ पे आपको मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है, ने नहीं लिखा है। पहला है साकेत है, साकेत मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। और कामायनी, देखिए कामायनी जो है आपका जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। कौन सा? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। जय द्रथ है और वध है, जो है द्रथ वध और यशोधरा जो है ये भी जो है आपका मैथिली शरण जो है गुप्त के द्वारा लिखी गई। तो यहाँ पे आपका 16 वाला जो है विकल्प भी है आपका जो सही होगा। सही का मतलब क्या है कि यहाँ पे नहीं लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त द्वारा, यह लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। जयशंकर प्रसाद के बारे में अगर बात किया जाए तो इन्होंने उर्वशी नामक जो है रचना की है। कौन सी? उर्वशी की है। एक झरना किया है। कौन सा झरना किया है? आंसू किया है। कौन सा? आंसू किया है। लहर किया है। एक है चित्राधार। कौन सा? चित्राधार जो है ये सभी प्रमुख है, जो है झरना है, उर्वशी है, आंसू लहर है, चित्राधार है, इनकी प्रमुख जो है कृतियां हैं। जबकि अगर जो है मैथिली शरण गुप्त की ये 3 है आपके द्वारा, 3 आप याद कर सकते हैं, ये प्रमुख है। जबकि एक है पंचवटी भी है, इसकी पंचवटी। ठीक। तो यहाँ पे आपका बी वाला विकल्प यहाँ प्रश्न के हिसाब से सही है। अगला क्वेश्चन है 17 है कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है? कौन सा?
चौराहा। कौन सा चौराहा? मतलब चार राहों का ऐसा समूह जो चौराहा है। यानी देखिए द्विगु समास से द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। आप सभी जानते हैं कि द्विगु समास जो होता है एक संख्यावाची समास, जिस शब्द के प्रथम पद में संख्यावाचक का बोध होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, द्विगु समास होगा। द्वंद्व समास में जो है दोनों पद प्रधान होंगे, पहला और दूसरा पद है। और तृतीय जो है तत्पुरुष समास जो है कि तत्पुरुष समास में जो है कारक चिन्हों का प्रयोग होगा, जो है कारक चिन्ह में जो है कि जैसे कि का प्रयोग होगा, से का प्रयोग होगा। इसमें जो है आप किसी भी शब्द को निकालेंगे, जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास इस तरह से निकाला जा सकता है। जबकि बहुब्रीहि समास जो होता है इसमें कोई अलग पद जनरेट होता है, उसमें कह सकते हैं कि इसमें कोई भी पद आपका प्रधान नहीं होता है। तो यहाँ पे 17 वाला जो है पहला ही विकल्प सही है, तो पहला वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 है कि बिना पढ़ा हुआ अंश है। कौन सा वाक्यांश के लिए एक शब्द बिना पढ़ा हुआ वाक्य जो होता है या अपठित होता है, अपभ्रंश होता है, मौलिक होता है या अपठनीय होता है। देखिए बिना पढ़ा हुआ यानी कि बिना पढ़ा हुआ अंश कह सकते हैं कि अपठित है। कौन सा? जो पढ़ने योग्य नहीं हो। कौन सा? जो पढ़ने योग्य आपका योग्य नहीं है या कह सकते हैं ना हो, तो इसको कह सकते हैं अपठनीय या बिना पढ़ा हुआ अंश, इसके बारे में कह सकते हैं। तो यहाँ पे 18 का पहला ही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 19 है कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधित त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। पहला है कि वर्तनी तथा शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। देखिए यह तो आपका सही है कि आप वर्तनी संबंधित जो है उच्चारण जो होता है उसको अभ्यास कराएंगे या लेखन कार्य कराएंगे, तो इसमें आपका शुद्ध रूप कह सकते हैं, यह एक पॉजिटिव पॉइंट के अंतर्गत आ जाएगा। त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, देखिए त्रुटियों को आप गिनाएंगे नहीं, उनको जो है विभेद नहीं करेंगे, उसमें किसी प्रकार का ऐसा भेद नहीं करेंगे कि जिससे जो है छात्र को या किसी भी प्रकार को ठेस पहुंचे। अगला है कि वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर। अगला है कि त्रुटियों की अपेक्षा करके। कौन सा? त्रुटियों की जो है उपेक्षा करके। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन जो है 19 वाला जो है सटीक जो है आंसर, इसको सही माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि 20 है कि बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। पहला है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। कौन सा? उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। बी है उन्हें कविताएं याद हो, उन्हें मुहावरे याद हो, वह किसी वक्ता के साथ रहते हो। देखिए यहाँ पे उन्हें कविताएं याद हो ये तो जरूरी नहीं है, उनको ये जो कि भाषा प्रयोग के लिए कविताएँ याद करना उनके लिए आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आप नहीं मान सकते। उन्हें मुहावरे याद हो ये भी जरूरी नहीं, कोई भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। उनको सबसे ज़्यादा है पूरी आज़ादी है कि उन्हें सुने और बोलने की समझ हो, यानी कि 20वां का जो है पहला ही ऑप्शन सही है। और डी है कि वक्ता यानी किसी के साथ रहना जरूरी नहीं है कि वक्ता के साथ रहे, तो पहला ऑप्शन 20 का सही है। अगला क्वेश्चन है 21 है कि वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। वर्णों का ऐसा समूह शब्द कहलाता है या वर्ण कहलाता है, वर्ण समूह कहलाता है या वक्तव्य कहलाता है। देखिए वर्णों के जिस समूह होता है उसमें अगर किसी प्रकार का या निश्चय किसी अर्थ निकलता है तो उसे हम शब्द के श्रेणी में रखते हैं, यानी कि शब्द जो होता है उसे हम जो है कि समूह का ऐसा शब्द जो है उच्चारण निकले। यानी कि वर्ण की बात करें तो वर्ण एक ध्वनि होती है या कह सकते हैं वर्ण जो है कि निम्नतम यानी कि शब्द की जो है सबसे छोटी इकाई होती है, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह वर्ण के अंतर्गत लिखा जाता है। तो यह आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है इसके अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक, ध्वनि आपका जो है लघुत्तम या छोटी इकाई के अंतर्गत माना जाता है, वर्ण जो है लिखित है, ध्वनि जो है आपका एक मौखिक इकाई के अंतर्गत इसको रखा जाता है। तो पहला 21 वाला पहला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है 22 है वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रस्तुत होते हैं उन्हें कहते हैं। पहला अनौपचारिक कथन या औपचारिक कथन, सी है प्रासंगिक कथन है, डी है तर्क संगत कथन। देखिए वे कथन जो आपसी व्यवहार में मतलब आपकी आम बोलचाल की भाषा में या आपके सामान्य रूप से प्रस्तुत करने वाली जो है कृति है या प्रस्तुत करने की जो बोलचाल की भाषा है उसे क्या कहते हैं। देखिए आपका दो प्रकार से आप कह सकते हैं, एक औपचारिक कह सकते हैं, एक अनौपचारिक। जो आपका व्यवहार होता है उसमें औपचारिक होगा, एक अनौपचारिक होगा। औपचारिक में क्या होगा, पहले एक इसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, एक अनौपचारिक शिक्षा होता है जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत रखा जाता है। देखिए अनौपचारिक जो होता है इसका स्थान या जगह सीमित नहीं होता है, जो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पे ए वाला जो है विकल्प सही है। अगर आपको किसी स्थान या विद्यालय या स्कूल कोई फिक्स स्थान है वहाँ पर अगर आपको सामान्य व्यवहार या उचित जो है कि आपकी जो है एजुकेशन कार्य होता है तो वहाँ पे अनौपचारिक के अंतर्गत उसको किया जाता है, अनौपचारिक के अंतर्गत एजुकेशन कार्य किया जाता है, तो वहाँ पे उस बी विकल्प सही हो जाता है। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प जो है प्रश्न जो पूछा है सामान्य व्यवहार के प्रस्तुतिकरण के कारण, तो ए वाला विकल्प आपका सही होगा।
अगला क्वेश्चन है 23 है, निम्न में किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है। देखिए किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है। पहला है ब्राह्मण है, हिंदी प्रदीप है, समन्वय है, माधुरी है। देखिए सभी जो है पत्रिका को समझते हैं, सभी पत्रिका कहीं न कहीं से निकली हुई है। पहला देखिए ब्राह्मण पत्रिका, कौन सा ब्राह्मण पत्रिका जो है 1831 में निकाली गई है। यह कानपुर से निकाली गई है। कहाँ से? कानपुर से निकाली गई है। किसके द्वारा निकाली गई है? यह प्रताप नारायण, कौन सा? प्रताप नारायण जो है नारायण मिश्र के द्वारा निकाली गई है। किसके द्वारा? प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा जो है ब्राह्मण जो है पत्रिका को निकाला गया है। जबकि हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है वह इलाहाबाद से निकली है। कौन? हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है इलाहाबाद से निकली है। इसके जो है संपादक कर्ता जो है बालकृष्ण भट्ट है। कौन? बालकृष्ण जो है भट्ट जो है इसके संपादक हिंदी प्रदीप पत्रिका का। आपको सभी को याद रखना है हमेशा जो है हिंदी प्रदीप पत्रिका इलाहाबाद से निकली है। बालकृष्ण भट्ट इसके जो है जो संपादक हैं। यह निकली है किसमें? 1877 में। किसमें? 1877 में हिंदी प्रदीप, जो कि आपका 23 का विकल्प 3 जो है आपका जो है विकल्प जो सी वाला जो है हिंदी प्रदीप जो है आपका सही है। जो कि अगला जो है समन्वय पत्रिका जो है यह 1921 में निकाली गई है। किसमें? 1921 में। यह लखनऊ से प्रकाशित हुई। लखनऊ से प्रकाशित हुई। इसके जो है संपादक करता या इसको कह सकते हैं कि किसने जो है संपादित किया था वह माधव, कौन सा? माधवानंद, कौन सा? माधवानंद के द्वारा इसको संपादन किया गया था। अगला है कि माधुरी जो है 1921 में इसको लखनऊ से ये भी प्रकाशित होती है। यह दुलारे लाल जो है भार्गव के द्वारा प्रकाशित हुई है। माधुरी को आपको याद रखना है, दुलारे लाल भार्गव के द्वारा जो है प्रकाशित हुई है। तो सी वाला जो है कि आपका 23 का जो है विकल्प बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि 24 है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र है, बालकृष्ण भट्ट है या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। डी है कि बाल मुकुंद गुप्त हैं। कौन? बाल मुकुंद गुप्त। देखिए अगर बात करें सरस्वती पत्रिका, किसकी? सरस्वती पत्रिका जो है यह महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो है संपादित है। कौन से? महावीर प्रसाद जो है कि कह सकते हैं द्विवेदी द्वारा 1920 में इसको प्रकाशित किया गया था। किसमें? 1920 में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। साथ ही साथ अगर देखें तो यह एक प्रकार की जो है कौन सी पत्रिका है? मासिक पत्रिका। कौन सी? मासिक पत्रिका है जो सरस्वती के द्वारा इसको जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला 25 है कि निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। कौन सा? अमात्रिक। पहला है कारखाना है, बी है अभिताप है, सी है कलरव है, डी है पहचान है। देखिए यहाँ पे अमात्रिक जिसमें मात्रा का उपयोग नहीं हुआ है उसे हम अमात्रिक के अंतर्गत रखेंगे। देखिए अमात्रिक शब्द जो प्रयोग जो है नहीं हुआ है वह कौन सा है? अमात्रिक शब्द कलरव। कलरव शब्द अमात्रिक शब्द है जिसमें किसी भी मात्रा का जो है प्रयोग नहीं हुआ है। तो कह सकते हैं सी जो है कि आपका विकल्प जो है 25 का सी सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है कि तरनी, ततुजा, तट, तमाल, तरुवर, बौछाय में कौन सा अलंकार है। पहला ऑप्शन है कि अनुप्रास है, बी है यमक है, उत्प्रेक्षा है या उपमा है। देखिए यहाँ पे अगर पहले समझें तो तरनी, ततुजा, तट, समाल यानी कि यहाँ पे वर्णों की जो आवृत्ति है यानी कि अनुप्रास अलंकार का एक बोध हो रहा है। जहाँ पर समान वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार रखते हैं, यानी कि तग वर्णों की जो है आवृत्ति कई बार हो रही है तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। 26 का पहला ही ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। मगर आपको जो है कि सभी ऑप्शन को समझना जरूरी है कि यमक अलंकार किसे कहते हैं। यमक अलंकार में जहाँ पर एक या एक से अधिक शब्द, कौन सा? एक या एक से अधिक शब्द जो है एक से अधिक बार प्रयुक्त हो वहाँ पर अर्थ की जो है प्रत्येक बार भिन्न आते हैं। कौन सा? अर्थ जो है वहाँ पर अलग अलग आते हैं तो वहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग होता है। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल अगर बताएं, कनक कनकती 100 गुनी मादकता दिखाए। देखिए कनक कनक जो आपका जो है कनक और कनक जो है 2 बार लिखा जाता है। वहाँ पर एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक कनक का जो है धतूरा, यानी कि जो है कनक का अर्थ यानी कि सोना पाने के बाद भी आदमी बौरा जाएगा और जो है धतूरा खाने के बाद भी बौरा जाएगा। तो यहाँ पर जो है यमक अलंकार का जो है बोध होगा। तो आपको समझ में आया होगा यमक अलंकार। उसके बाद जो है उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सी? जो है उत्प्रेक्षा में जब उपमेय में उपमान की जो संभावना की उत्प्रेक्षा या कल्पना उसमें कौन सी? उसमें हम कल्पना की जाए तभी होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। और उपमा अलंकार जो होता है, उपमा अलंकार का अशाब्दिक अर्थ ये होता है कि सादृश्य समानता कह सकते हैं या तुलना कह सकते हैं। उपमेय और उपमान में गुण या रूप या उसके सौंदर्य या मूलक जो है कि सादृश्य का प्रतिमान किया जाए। कह सकते हैं उपमेय में उपमान का भेद रहित जो है कि संभावना नहीं की जाए, यहाँ पे भेद रहित जो है चमत्कार की जाए तो यहाँ पे वो है यमक अलंकार जो है उपमा अलंकार होगी। तो
पहला ऑप्शन है 26 का जो है पहला ही ऑप्शन सही है। तो बाकी के ये सभी ऑप्शनों को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 27 है कि रामचरितमानस में जो है कि कौन सा कालखंड है, कौन सा रामचरित जो मानस है। तो इसमें देखिए कि कैसे इसको सही क्रम में दर्शाया गया है। पहला ऑप्शन है कि सुंदरकांड, अयोध्या कांड, बालकृष्ण कांड। देखिए हम पहले कांड को डिस्कस कर देते हैं कि जो रामचरितमानस है इसमें कितने कांड है और कैसे कैसे इसको डिफाइन किया गया है। देखिए रामचरितमानस जो है मानस है वह तुलसीदास द्वारा, किसके द्वारा, तुलसीदास द्वारा जो है रचित जो है यह रचना है। इसमें कुल कितने हैं, 7 जो है कांड है। कितने, 7 कांड है, आपको ध्यान रखना है। कभी भी अगर पूछा जाए कि जो है रामचरितमानस में कितने कांड है तो वह 7 कांड है। 7 कांडों को आप नोट कर सकते हैं। पहला है बाल कांड, कौन सा, बाल कांड है, बाल कांड जो है पहला बाल कांड है। उसके बाद है अयोध्या कांड। देखिए यहाँ पे आपको बी में मिलेगा बाल कांड है, अयोध्या कांड है। उसके बाद जो है अरण्य कांड होता है, कौन, एक अरण्य कांड होता है। अरण्य कांड के बाद जो है किष्किंधा कांड होता है, कौन सा, किष्किंधा कांड होता है। फिर सुंदर कांड होता है, कौन सा, सुंदर कांड होता है। उसके बाद आपका लंका कांड होता है, कौन सा, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। तो यहाँ पे ये 2 बार टाइप हो गया। तो यहाँ पे आपका ये वाला सीरीज जो है आपका सही हो जाएगा, अयोध्या, सुंदर और लंका कांड। पांचों आपको 7 याद हो गया। पहला है कि बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड और चौथा है किष्किंधा कांड, या काशी में लिखा गया किष्किंधा के नाम से इसको बताया जाता है। जबकि 5वां जो होता है सुंदर कांड है, 6वां लंका कांड है और 7वां जो है अंतिम जो है उत्तरकांड के अंतर्गत रखा जाएगा। किसमें, उत्तरकांड, यानी कि 27 का जो है बी वाला जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 28 है कि पराधीन सपनेहु सुख नाही, कौन सा, पराधीन सपनेहु सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है। पहला है कबीरदास है, बी है रैदास है, सूरदास है या तुलसीदास की दास। देखिए यहाँ पे तुलसीदास द्वारा जो है रचित है पराधीन जो है सपनेहु सुख नाही, पराधीन सपनेहु सुख नाही जो है यह तुलसीदास द्वारा कृत इनकी जो है यह रचना है। यह रामचरितमानस के द्वारा लिया गया, कौन सा, रामचरितमानस से इस जो है कि रचना, इस पंक्ति को जो है डायरेक्ट वहाँ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 29 है वह थोड़ा बीमार है। क्या है, वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में जो थोड़ा शब्द है, कौन सा, थोड़ा शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है। पहला है परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, बी है कालवाचक क्रिया विशेषण, या सी है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, या डी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। देखिए थोड़ा शब्द है यानी कि जहाँ पर एक परिणाम का बोध हो, कौन सा, परिणाम, यानी कि ऐसा परिणाम आ रहा है थोड़ा है या बहुत है या कुछ है या कम है। तो यहाँ पे परिणामवाचक बोधक होगा, कौन सा, परिणामवाचक, जिस शब्द से क्रिया की मात्रा के बारे में पता लगता है, परिणाम के बारे में, यानी कि उसकी मात्रा कितनी है, बहुत है या थोड़ा है या कम है या उतना है या जितना है। तो इसी प्रकार जो है हम इसको कह सकते हैं परिणामवाचक जो है पहला आपका 29 का सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है कि अमृतलाल नागर के किस उपन्यास से में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है। पहला है कि बूंद और समुद्र। देखिए सभी ऑप्शन को डायरेक्ट समझते हुए चलते हैं। पहला जो है बूंद और समुद्र का मतलब हो गया कि बूंद जो होता है यह व्यक्ति से जो है इसका प्रतीक लिया गया है कि व्यक्ति होगा, और जो है समुद्र का मतलब है समाज से, किसका, समाज से। यहाँ पर इसका जो है प्रतीक इन्होंने बनाया है बूंद और व्यक्ति को, बूंद का व्यक्ति का और समुद्र का समाज का प्रतीक यहाँ पर बनाया गया है। जबकि जो है सुहाग के नुपुर, कौन सा, सुहाग के नुपुर जो है कि यह मध्यकालीन, कौन सा, मध्यकालीन जो है कुल वधुओं एवं नगरों वधुओं का चित्रण इसके अंतर्गत किया गया है। और मानस का हंस, कौन सा, मानस का हंस जो है आपका सी वाला विकल्प जो है गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी पर आधारित जो है इसको मानस का हंस जो है अमृतलाल जो है नागर के उपन्यास में जो है इसको दिखाया गया है। और अमृतलाल जो है अमृत और विष जो है डी वाला ऑप्शन जो है अमृत और विष में जो है अमृत में ही यह भारतीय, कौन सा, भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का, कौन सा, 15 वर्षों का राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण के जो है इसमें चित्रण की गई है। तो अमृत और जो है हंस के द्वारा। तो यहाँ पे 30वां का जो है विकल्प आपका सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा यह सेशन। आपको अगर ये किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट जरूर करिए, पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं। अब आज यहीं तक, और अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।